जी नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैं किसान सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसके माध्यम से पूरे देश में काम करता हूँ। मेरी शाखाएं हैं कई राज्यों में, उसके माध्यम से मैं करता हूँ। मेरी एक कैंपेन है, विष मुक्त अन्न रोग मुक्त शरीर। ये मेरे कैंपेन का स्लोगन है। और ये कोरोना में सब लोग समझ गए हैं कि पॉइजन फ्री फूड की ज़रूरत क्या है, ये सब समझ गए हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ कि हम जो किसान लोग हैं वो फसल की चिंता बहुत करते हैं, नस्ल की चिंता हम दूसरे पे छोड़ देते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि हम फसल कैसी पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसी पैदा करें। और 1972 के बाद तो ये मामला बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया है, क्योंकि हमको समझाया गया है कि उपज बढ़ाइए, उपज बढ़ाइए। और हम उपज क्या बढ़ाते हैं कि जो बिकता है वो नहीं हम पकाते हैं, जो पकाते हैं वो बेचने का प्रयास करते हैं। हम उल्टी तरीके से, उल्टे डायरेक्शन में हमारी इंडस्ट्री बढ़ा रहे। ये हमारी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी डिमांड है वही चीज़ें पर हम पैदा करें। हम ऐसा सोचते ही नहीं है, अरे हमारे बाप दादा ये पैदा करते थे, हम भी वही पैदा कर रहे। बाप दादा क्या करते थे, उस वक्त की डिमांड क्या थी, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है और आज भी उसके बारे में बात करते नहीं। आपको एक बात होगी, हमारे जितने कृषि नेता है सबसे माफी मांगता हूं मैं, मगर सारे कृषि नेता हमारे क्या बात करेंगे कि हमारी एमएसपी बढ़ती नहीं है, सरकारें ध्यान देती नहीं है, सरकारें ये करती नहीं है, सरकारें वो करती नहीं है। भाई सरकार कौन चलाता है? आपके प्रतिनिधि चलाते हैं। और आपके प्रतिनिधि जो सरकारें चलाते हैं उनको जब तक नहीं लगता कि इस मुद्दे से वोट मिलेगा, ये बात करने से हमें वोट मिलेगा, तो वो क्यों करेंगे? आपकी बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम किसान पुत्र है, मगर बात करेंगे उद्योगपतियों की, बात करेंगे शहर में रहने वाले लोगों की। वो उनकी बाध्यता है, मजबूरी है। आप देखिए कि एक नेता आता है गांव में, वो बोलता है कि आपकी एमएसपी दुगनी बढ़ा दूंगा। वही नेता जाता है शहर में, राजधानी में, वहां वो बोर्ड लगाता है। क्या बोर्ड लगाता है कि मैंने तेल के दाम नहीं बढ़ने दिया, मैंने खाने के गेहूं के दाम नहीं बढ़ने दिया, मैंने दालों के दाम बढ़ने नहीं दिया, मैंने चावल के दाम बढ़ने नहीं दिया। गांव में आके बोला था कि दाम बढ़ाऊंगा, शहर में जाके बोलता है, प्रॉमिस करता है कि इनके दाम नहीं बढ़ने दूंगा। तो एक नेता शहर में अलग बोलता है, गांव में अलग बोलता है, तो दोनों तरफ झूठ बोलता है कि नहीं? और कोई आंदोलन 40 सालों से एक ही बात पर अगर टिका है कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए, हमें हमारे दाम मिलने चाहिए, कौन देगा? सरकार तो दाम देने को तैयार नहीं है। सरकार बोलती है मगर दूसरा जाके उल्टा करती है। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि नहीं कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि अगर 40 साल से एक डिमांड पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हम गलत लोगों के पास डिमांड कर रहे हैं या हमारी डिमांड ही गलत है। दो में से एक है, तो डिमांड तो गलत हो नहीं सकती। तो हम गलत लोगों के पास डिमांड कर रहे हैं। सरकारें आपको कभी भी दाम बढ़ा के देगी नहीं। स्वतंत्र भारत ने यह तय कर लिया है, हमारे नेताओं ने, कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलना चाहिए। आपको कोई सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं है। आप तो कितने पार्टियों के इसमें शोषक हो, आप शोषण करने वाले लोग हो। और गरीब लोग जो है, जो मेहनत नहीं करते, वो गरीबों को सस्ते में अनाज मिलना चाहिए। ये व्यवस्था हमने जब से एक्सेप्ट कर लिए, और आप रोते रहोगे कि हमको दाम नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है, सरकारें हमको ऐसा दे दे, सरकारें हमको वैसा दे दे। नहीं देगी सरकार, कोई नहीं देगी। कोई सरकार आपको देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आप आपके फसल के दाम के लिए वोट नहीं देते हो, आप आपके पानी के लिए वोट नहीं देते हो, आप आपके बिजली के लिए वोट नहीं देते हो, आप किसी ऐसी बात के लिए वोट नहीं देते हो जो आपको चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आप अगर वोट नहीं दोगे, तो सरकारें क्या कर रही है कि 17 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है ये देश में, और 67 करोड़ लीटर दूध बिकता है। 50 करोड़ लीटर दूध मेलामाइन से, यूरिया से, नॉन ईडेबल ऑयल से, शैम्पू से, कितने सारे केमिकल से पैदा होता है और मार्केट में बिक जाता है। तो आपके दूध को दाम कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। आपका तेल, आप कभी सोचते हो कि ये मूंगफली का दाना अगर आपका 100 रुपए किलो बिक रहा है और तेल आपको फॉर्च्यून का 140 रुपए, 130 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि 3 से 3.5 किलो दाना क्रश करने से 1 किलो तेल मिलता है, तो ऐसा कौन माई का लाल बैठा हुआ है कि 300 रुपए का दाना क्रश करेगा और आपको 140 में तेल बेचेगा? हम सोचते कभी नहीं सोचते कभी। अगर हम हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा?
अच्छा, किसानी के बारे में जो कुछ होता है, प्रोग्रेस होता है, सारा हरित क्रांति वाला प्रोग्रेस हो या जो भी प्रोग्रेस हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर ही काम होता है, उपज बढ़ाने के लिए काम होता है। इसके लिए कभी काम होते हुए आपने देखा कि किसानों का उत्पन्न बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए? उसके लिए कभी काम नहीं होता है। आपका किसान जो है, कृषि और किसान ये दो अलग पार्ट है। कृषि का उपज बढ़ाते हो और किसान का उपज यानी उत्पन्न जो होता है उसके बारे में सोचते नहीं हो। और कृषक नाम का जो जिंदा पार्ट है उसको समाज शास्त्र भी है, उसको अर्थशास्त्र भी है, उसको मानवीय शास्त्र, मानस शास्त्र भी है। और ये शास्त्रों का कभी अभ्यास कोई करता है? ये शास्त्रों पर किसी यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। कर छोड़ो, यूनिवर्सिटी हमारे लिए नहीं होगी, मगर किसी हमारे नेता ने भी इसके लिए काम किया है तो हम नहीं करते। अगर हम हमारे लिए काम नहीं करेंगे और हर वक्त कटोरा लेके दूसरे को बोलते रहेंगे, एक तरफ हम बोलते हैं कि हम ये देश को चलाते हैं, एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारे वजह से देश खाता है, पूरा खाना खाता है, एक तरफ अभी बता रहे थे कि हमारे वजह से 4% इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, जीडीपी प्लस रहेगा, बाकी इकोनॉमिकल जो जीडीपी है इंडस्ट्री और सारे सेवा इंडस्ट्री का वो 70% माइनस में गया है। ऑफिशियली 24% बता रहे हैं, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी उसमें जोड़ दिया जाए तो 70% माइनस में चलेगा और उस वक्त भी खेती हमारी 4% प्लस में है। तो ये इतना बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा लोग जहां काम करते हैं, इस देश की आज भी 60% आबादी जिस खेती पर निर्भर है उसके ऊपर स्वतंत्र बजट नहीं आता है। आप देखिए, अंग्रेजों को जरूरत थी, किस बात की जरूरत थी? रेलवे की जरूरत थी, क्योंकि यहां से रॉ मटेरियल उनको ले जाना था और वहां का फिनिश मटेरियल उनको पूरे देश में स्प्रेड करना था। तो अंग्रेजों ने रेल का स्पेशल बजट बनाया। हमारे देश में कृषि प्रधान देश जब कहते हैं तो कृषि का सेपरेट बजट बनना चाहिए था, मगर कभी हमारे नेताओं ने नहीं, किसी आंदोलक ने नहीं, किसी चिंतक ने इस पे बात ही नहीं किया कि हमारे एग्रीकल्चर का सेपरेट बजट कृषि प्रधान देश में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, कौन सी जगह पर यह बनेगा, ये नहीं बताया। और उसका परिणाम यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मंत्री जो होता है वो 17 डिपार्टमेंट को भीख मांगता है। आपको पता होगा, गांव में कोई अगर मेहमान आया और 4 घर का मेहमान हो तो भूखा सोता है। एक घर का मेहमान हो तो सबको चिंता रहती है कि इसके खाने का वक्त हो गया, खाना देना चाहिए। और 4 घर वाले क्या सोचेंगे कि ठीक है, उसके यहाँ खा लिया होगा, इसके यहाँ खा लिया होगा। तो हमारे किसान का ये हालत हो गई है कि हमको बाप भीख मांगने देता नहीं और सरकार हमें खाना देती नहीं, ये हालत में हम आ गए हैं। हमारे कृषि मंत्री अर्धनारी नटवेश्वर जो इसके पहले थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि क्या बोला उन्होंने पार्लियामेंट में कि हमारे किसानी में हम एचटी को परमिशन नहीं दी। एचटी सीड, जैसे परंपरागत सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड होते हैं, बीटी सीड होते हैं जेनेटिक वाले, और एचटी सीड होते हैं। तो एचटी सीड को हमने परमिशन नहीं दिया। पार्लियामेंट में बता रहे कृषि मंत्री, एचटी को परमिशन नहीं दिया, मगर इस देश के 40% भूभाग पर एचटी सीड बोया जा चुका है। अब बताइए, हवा में उड़ के आया था एचटी सीड? एचटी सीड से हमारी बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाएगी। अभी जो बोल रहे थे कि फसलों का ये नियोजन करना चाहिए, ज्यादा फसलें लेना चाहिए, मल्टी क्रॉप्स लेना चाहिए, एक जगह अगर आपने एचटी का सीड बो दिए तो वहां खरपतवार भी नहीं उगता है, दूसरा सीड कहां से उग जाएगा आपका? और ये देश को तबाह करने के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही है, उस व्यवस्था को छोड़ के हम कंगना रनावत पे डिस्कशन करते हैं, हमारे सारे मीडिया बहिष्कार नहीं करते हम उनका। हमारे लोग आंदोलन करते हैं, हरियाणा में हमारे ही बच्चे हमारे बाप का सर फोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस में भी हमारे ही लोग हैं। उसको हमें कभी सोचने की बात हमारे इसमें नहीं आती, हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है देश में, ये देश चला कौन रहा है। और हम हर वक्त इसमें लगे रहते हैं कि हमारे जाति का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, हमारी भाषा का कौन है, हमारे प्रांत का कौन है। ये बातों पर हम जब तक सरकारें बनाते रहेंगे, भावनिक बातों पर, मैं अगर गुज्जर हूं तो गुज्जर होने में मेरा योगदान क्या है? मैंने कोई एप्लीकेशन देके उस घर में पैदा हुआ था, या मेरे बाप ने कोई एप्लीकेशन देके मुझे पैदा किया था, या मैं कुर्मी हूं, या मैं मराठा हूं, इसमें कौन सा योगदान है? मेरी मराठी भाषा, इसमें मेरा क्या योगदान है? और नहीं रहती मराठी भाषा तो क्या मुझे विशेष प्रताड़ना होती, या मैं क्या उपलब्धि होती मेरी? और अब यहां पैदा हुआ और मराठी भाषा हो गई तो इसमें मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है। मेरा धर्म, मैं जिस घर में पैदा हुआ उसको धर्म उन्होंने जो माना वो धर्म मैंने मान लिया। मगर हमारे सारे किसान पुत्र
जो गौ रक्षा करते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये ही खुली गाय हमारे बाप का खेत खाती है और हमारी इकोनॉमी तबाह होती है। ये ना सोचने वाली औलादे हमने पैदा कर दिए क्योंकि हम फसल की चिंता करते रहे और नस्ल की चिंता हमने राजनीतिक पार्टियों पर, पंडे पुजारियों पर और वो क्या बोलते मुल्ला मौलवी पर छोड़ दिए। ये हमारी यानी नालायकी नहीं है, ये हमारी असफलता नहीं है। और इस असफलता पर हम सोचेंगे कि सरकारों ने सोचना चाहिए, दूसरे लोगों ने सोचना चाहिए। तो भाई आईना आप देख लो, सच बात मान लो, चेहरे पे धूल है, आईने पे तोहमत लगाना ये हमारी भूल है। मार्केट को चौधरी चरण सिंह साहब बोलते थे कि एक नजर हल पे रख, एक हाथ हल पे रख और नजर दिल्ली पे रख। दिल्ली मतलब सल्तनत क्या कर रही है और मार्केट क्या कर रहा है उस पर नजर रख। हमने रखे कभी? हमने सोचे इसके बारे में कभी? हम कभी नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं हो रहा है। अरे आपके विरोध में 240 कानून हैं, कृषि के विरोध में सारे। अभी मोदी जी ने बोला था हम सारे अनवांटेड कानून हटा देंगे। कृषि के विरोध में अर्बन लैंड सीलिंग का कानून होगा, जीवनावश्यक वस्तु का कानून होगा, जमीन अधिग्रहण का कानून होगा। ये सारे आपके विरोध में है। फैक्ट्रियां 2-2 हजार एकड़ जमीन रखती है। अरे आप देख लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 2000 एकड़ जमीन थी मुंबई में, जिसकी लाखों करोड़ नहीं अरबों करोड़ में कीमत थी। वो जमीन 100 रुपए पर जेवीको को दे दिया लीज पर 100 साल के लिए। तो आपके जमीनों का भी तो यही हाल हो रहा है। वो किसी किसान की जमीन थी पहले। दिल्ली की 5000 एकड़ जमीन 100 रुपए के रेट पर 100 साल के रुपए दे दिया, 100 रुपए साल का। और वहां एक दुकान पूछना अगर कोई जाए, किसान का बच्चा वहां जाए दुकान के लिए कि मुझे एयरपोर्ट में एक दुकान चाहिए, छोटी सी चाय की टपरी, तो उसकी कीमत लाखों में करोड़ों में होगी। तो ये हमारा राइट्स हम नहीं जानते, हमारा राइट्स का सब लोग दोहन कर रहे हैं, हमारे राइट्स नकारे जा रहे हैं। इसके बारे में जो कौम नहीं जानती होंगी और वो बोलेगी कि हमें राज्यकर्ता जमात बनना है, हमें हम जब भी इकट्ठा होते हैं हम बोलते हैं हमारी संख्या इतनी है, हम इतने लोग हैं, इतने करोड़ है। भैया गांव में, जंगल में खरगोशों की संख्या, हिरणों की संख्या, सुअरों की संख्या गिनी नहीं जाती, अनगणित होते हैं। मगर राज शेर करता है वो समझदारी से करता है, एटीट्यूड से करता है। क्या हमारे किसी किसान नेता ने, किसी किसान आंदोलन ने या सामाजिक नेता ने हमारा एटीट्यूड चेंज करने की, हमारी सोच और विचार चेंज करने की जरूरत समझी, उसके ऊपर काम किया? हम नहीं करने को तैयार है। हम ये भी समझने को तैयार नहीं है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आंदोलन भी जो पैदा होता है, जो इसिस का आंदोलन है, जिसने अमेरिकन ट्विन टावर गिरा दिया था, गिराया कि नहीं गिराया था उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, मगर अगर गिराया था तो किसी पायलट के कनपट्टी पर बंदूक रख के उससे वो काम नहीं करवाया गया। ना उनके बच्चों को और बीबियों को किडनैप करके ये काम करवाया गया, उसका वैचारिक प्रबोधन करके काम करवाया गया। क्या हमारे किसानों के बच्चों का वैचारिक प्रबोधन है? क्या हमारे किसान के बच्चे हमारा वर्तमान समझते हैं, भविष्य समझते हैं? आत्महत्या क्यों करता है किसान? 4-4 लाख किसान आत्महत्या करते हैं हर साल। हर घंटे 48 से 50 किसान आत्महत्या करते हैं और वर्तमान सरकार ने 2015 से उसका डाटा भी लेना बंद कर दिया। ये कौन सी सरकारें हम लाते हैं? किस तरीके की सरकार लाते हैं? किस तरीके से हमारा देश चलाते हैं हम? किस तरीके से हम अपना शासन चाहते हैं, प्रशासन चाहते हैं? इसका सिलेक्शन तो आप करोगे। आपका जो अर्थशास्त्र होगा वो कोई आके रॉकेट साइंस वाला नहीं सुधारेगा, कोई अवतार नहीं आएगा, कोई देवनारायण भगवान का अवतार नहीं आएगा, ना कोई राम का अवतार आएगा, ना कोई बुद्ध का अवतार आएगा। आप में से कोई पैदा होगा, आप में से आपको वो जज्बात के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा। हम हर वक्त दूसरे की तरफ ताकते रहते, उन्होंने दाम देना चाहिए, उन्होंने तो दे दिया। मोदी जी ने बताया था कि आपको दाम दुगना कर देंगे। अब 3 सेक्टर आते हैं दाम के इसमें। एक तो लागत मूल्य एक्चुअल, A1 बोलते हैं उसको। दूसरा है लेबर, उसमें लगने वाला सारा लेबर, हमारा भी लेबर, लेबर का भी लेबर। और तीसरा होता है लैंड कॉस्ट, लैंड का रेट, जो लैंड का भाड़ा होता है या लैंड की कॉस्ट का बैज होता है। ये सरकार ने आपकी लैंड आपके अधिकार में नहीं रखा है, उसका लैंड का कॉस्ट ही नहीं रखा है। कोई इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग, कोई भी ऐसा धंधा या अपना किराए से घर देते हो तो उसमें लैंड कॉस्ट माइनस की जाती है क्या कभी? क्योंकि लैंड कॉस्ट तो लगी है ना, पैसा लगा हुआ है ना, तो आपके एमएसपी में लैंड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है और हम शांति से उसको लिए बैठे रहते हैं
कभी उसको गाली देते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। सारी सरकारें आपको घुसने नहीं देती दिल्ली में। आफ्टर चरण सिंह कोई अंदर दिल्ली के नहीं घुसा। भाई चंद्रशेखर रावण घुस जाता है, राम घुस जाते हैं, कौन कौन विभीषण सब घुस जाते हैं अंदर दिल्ली के। आप नहीं घुसते, आपको घुसने नहीं देता है। क्यों? आपके नेता नहीं है। जो आपको वहां बैठे हुए सांसद है, जो किसान पुत्र बोलते हैं, वो आज की संख्या में भी 60-70% है। वो क्या करते रहते हैं? तो वो आपके प्रतिनिधि नहीं है। हम हमारे नेता पैदा नहीं कर सके, हमारे नेताओं में और जनप्रतिनिधियों में हम हमारे बच्चों को फर्क नहीं समझा सके। हम नेता पैदा नहीं किए, हमने जनप्रतिनिधियों को नेता समझ लिया। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी आवाज कहीं गूंजती नहीं है। हमारी आवाज गूंजनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में नहीं गूंजती है। किसानों के मुद्दे के लिए कभी पार्लियामेंट नहीं रोकी जाती। आप देख लेना, महाराष्ट्र में वो कंगना रनौत के लिए विधानसभा के रोकने का प्रयास किया देवेंद्र फडणवीस नाम के हमारे एक सीएम ने। और किसानों की आत्महत्याओं पर क्यों शर्म नहीं आती किसी को? किसानों की आत्महत्या पर, किसानों की दुर्दशा पर कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि नहीं है। आप आपके प्रतिनिधि पैदा नहीं करते, आप आपका नेता भी पैदा नहीं करते। और जब तक ये नहीं करोगे, ये दुर्दशा से कभी आप निजात नहीं पा सकते। आप एक देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट एसआरपी का डिक्लेरेशन करती थी पहले। एसआरपी का क्या होता था? एसआरपी के बारे में ये बोला जाता था स्टेट रिकमेंडेशन प्राइस, क्योंकि सारे महकमे, रेवेन्यू स्टेट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके कि इस वक्त लागत क्या हुई, खेती में लागत कितनी आई, इसके ऊपर वो स्टेट का रिकमेंडेशन होता था कि इतनी लागत आई है। जैसा ये बंद कर दिया है अभी मोदी सरकार ने, तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए किसानों के लिए। तो ये 2015-16 से बंद कर दिया है। तो स्टेट रिकमेंडेशन प्राइस जब कपास की थी 7,000, और सारे स्टेट ने मिलके कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बता दिया था कि इस वक्त कपास का लागत मूल्य है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो उसके दुगना देना तो 14,000 देना चाहिए था। मोदी सरकार ने 5200 रुपए दे दिया। मतलब जो लागत मूल्य है उससे भी कम दे दिया। क्यों दे दिया? तो भैया कपास का हम खुद अगर कपास के कपड़े नहीं पहनते होंगे तो कपास कहां जाएगा? इस साल चाइना ने इंपोर्ट बंद कर दिया है क्योंकि हमारा व्यापारिक संबंध खत्म हो गए। तो चाइना अभी कपास की हजारों गांठें, आपके पास में लाखों गांठें पड़ी हुई है। आपका सोयाबीन आपके पास में पिछले साल का ही पड़ा हुआ है, आपका अनाज आपके पास में पड़ा हुआ है, और हम वही चीजें, उसी तरीके की चीजें फिर से पैदा करने के लिए पूरी ताकत से लग गए हैं। तो भैया मार्केट पे नजर आप रखिए। आपको जब दिखाई देता है कि वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग में 4 महीने बाद क्या दाम होगा गेहूं का, ये दिखाई देता है। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों को पता है कि 4 महीने बाद चावल क्या दाम में बिकेगा, गेहूं क्या दाम में बिकेगा, अरहर क्या दाम में बिकेगी, तेल क्या दाम में बिकेगा। हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान उस पर रहता है, कंगनावत पे और वो सुशांत सिंह पर और ये फलाने और हिंदुत्व पर। बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान खतरा, ये वो। भैया जिस देश में 750 साल मुगलों का राज्य दिल्ली पर था, उसके आसपास के सारे 95% गांव ये हिंदुओं के हैं। अगर मुसलमान हमको कन्वर्ट कर रहे थे तो फिर हम कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? हिंदू कैसे बचे रह गए? इतना भी हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आता। ये माँ बाप की गलती है। हम बच्चों के नस्ल पर कभी ध्यान नहीं दिए, हमने नस्लों को कभी सुधारने का काम नहीं किया। हमने खाली फसल पैदा करने का, नहीं खेत को पानी देना है, खेत में बिजली है, रात में बेरात में कभी भी जाके वो। और क्या करोगे? 3-3 साल पेमेंट नहीं मिलता गन्ने का, और गन्ना पैदा करते जा रहे हो। किसके लिए पैदा कर रहे हो? सारी दुनिया में शुगर बीट से जब शक्कर पैदा हो रही है, इकोनॉमी बदल रही है पूरी दुनिया की, और आपके इंडस्ट्रीज जिनके पास में शुगर केन से शुगर निकालने वाला काम होता है, तो शुगर बीट की शुगर का उतारा जो एक्सट्रैक्ट आता है वो 21% से 23% आता है, और गन्ने का जो आता है एक्सट्रैक्ट वो 12%, 7% से 12% आता है। उनकी जो बात होगी, वो जो उस तरीके की बात जो करते होंगे, तो हम क्यों नहीं करते? ग्लोबल इकोनॉमी हम नहीं समझते। हम हमारे जो साइंस टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में मोबाइल काय के लिए? गाली बकने के लिए है। जो बोल रहा है हमारे हित में, उसको भक्ति करने के लिए। कभी मोदी भक्ति, कभी जोगी भक्ति, कभी किसी की भक्ति, कभी मुलायम भक्ति, कभी अखिलेश भक्ति। अरे भक्ति बंद करो। क्यों भक्त बनते हो किसी के? हमारे लिए काम करने का कौन?
किसानों के लिए कोई काम नहीं करता। हमारे बूढ़े बाबा सब जाके सर फुड़ा रहे हैं और आप गौरक्षा कर रहे हो, आप हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी कौम को जो युवा खुद को कहते हैं और जिसको अपनी बाप की कदर नहीं है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मगर नहीं आती। हमको कोई शर्म नहीं आती, हमको कोई उसके बारे में अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हमको हिंदुत्व बचाना है। अरे जिस बेल्ट में मैं बार बार बोलता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि वहां दो कौमें लड़ती रहती है कि जाट ज्यादा है या गुज्जर ज्यादा है। दोनों किसान कौमें लड़ते रहती है आपस में। ना जाट के सांसद बनते, एमएलए बनते हैं, ना वहां गुज्जरों के बनते हैं, तीसरे ही लोग बन जाते। कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई बनिया बन जाता है, कोई राजपूत बन जाता है, और आप क्या करते रहते हो? सड़फुटवल करते रहते हो, उनके पीछे वो लेके चलते रहते हो झंडे और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे। ये बंद तो करो, पहले ये तो बंद करो, सुधर तो आप जाओ, बाद में मांगना किससे मांगना है और नहीं मांगना है। मेरे पास में अगर मैं ऐसी चीज पैदा करूं जिसकी आवश्यकता है, मेरे पास में अगर ऐसी चीज पैदा करूं कि जो चीज से हमको समझ में आ जाए कि ये चीज दुनिया की जरूरत है। आज के तारीख में अगर आपके पास में पॉइजन फ्री तेल है, आपके पास में वो कितना भी महंगा हो, हमारे यहाँ वो अलसी का तेल एक मार्केटिंग करके एक कंपनी 1700 रुपए लीटर बेच रही है। हम 250, 200, 250, 300 रुपए लीटर तो बेच सकेंगे, मगर हम पैदा नहीं करेंगे। हम हमारी क्रेडिबिलिटी पैदा नहीं करेंगे, हम हमारा ग्रेडिंग नहीं करेंगे, ग्रेडिंग को हम नहीं समझेंगे, हम प्रोसेसिंग नहीं समझेंगे हमारे माल का, और इतना पैदा कर देंगे। अरहर बोएंगे तो इतनी बो देंगे, गेहूं बोएंगे तो इतनी बो देंगे कि मार्केट में सड़ जाएगा, कोई लेवाल नहीं रहेगा, और फिर बोलेंगे हमको दाम नहीं मिल रहा है। कौन दाम देगा आपको, और क्यों दाम देगा? अनवांटेड चीज। हमारे यहाँ एक बुनकर कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में जब सुधार नहीं किया, कपड़े की टेक्नोलॉजी और कपड़े के स्तर में सुधार नहीं किया, आज पूरी की करी कम्युनिटी का बिजनेस खत्म हो गया। जो कम्युनिटी इतनी रिच थी महाराष्ट्र में, माने विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में, वो खत्म हो गई। हमारे यहाँ के सारा बुनकर व्यवसाय समाप्त हो गया। हम सोचते क्यों नहीं? ये सोचना चाहिए। किसने सोचना चाहिए? तो नेता ने सोचना चाहिए हमारे बारे में, हमारे बारे में दूसरे ने सोचना चाहिए, हमारे बारे में प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए। अरे वो नहीं सोचते भाई, वो कंपनियों के लिए काम करते हैं। आपकी हजारों करोड़ की जमीन लेके वो कंपनियों को सौंप देते हैं, और सौंप दी है। प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आपके इसमें कोई दखल नहीं है। जमीनें आपकी थी, आपके यहाँ बांध बनते हैं, बांध बनाते वक्त जमीनें किसकी जाती है? हमारी जाती है। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है पानी पर? शहर की, बिजली की। आप तो फोर्थ प्रायोरिटी भी नहीं आते, चौथे श्रेणी में भी आप नहीं आते। तो जो चौथी श्रेणी का खुद अपना घोषित कर लिया होगा कि मैं फोर्थ प्रायोरिटी का आदमी हूं, उसका क्या होगा? नर्मदा बांध में कितने आंदोलन चलते रहे। अरे हमारे नेता धन सिंह चपराना जी हो, विजय पथिक जी हो, या सरदार पटेल जी हो, ये जमीन के दाम की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लड़ाई हमारी चल रही थी टैक्स की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लागत मूल्य पर टैक्स लगाया था। लागत मूल्य सही लेंगे तो टैक्स बराबर लेंगे, लागत मूल्य पर टैक्स लगाया था। कॉम्पनसेशन भी लागत मूल्य पर आधारित कर दिया था। हमारी सरकारें तो लागत मूल्य ही बोगस निकालती है और हम उसका कभी दखल नहीं लेते। तो सरकारें आपको कुछ नहीं देगी, सरकार से मांगना ये है बेईमानी है, ये पूरी बेईमानी है। हम नहीं मांग सकते सरकारों से। सरकार दोनों तरफ झूठ बोलेगी, और कोई भी सरकार आ जाए, मैं इसी सरकार को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी सरकार आ जाए, किसानों के साथ हर वक्त धोखा करेगी, झूठ बोलेगी, क्योंकि किसान भी वही चाहता है, अपने साथ झूठ चाहता है, धोखा चाहता है, पाखंड चाहता है। हमारे देश में झूठ बोलने वाला बड़े पद पर आसीन हो जाता है, फ्रॉड और पाखंड करने वाला हमारा महर्षि बन जाता है, और हमारे देश में सच बोलने वाला, उसको समाज कीमत नहीं देता है। सच बात बोलने वाला हम नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सच बात मान लो, चेहरे पे धूल है, आईने पे तोहमत लगाना ये हमारी भूल है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा विकसित क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट दिया था कि कृषि की अर्थव्यवस्था और विकल्प। देखो, अर्थव्यवस्था पर कोई आपके ध्यान नहीं दे रहा, टेक्नोलॉजी पर जरूर सरकारें ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको चाहिए। और ये कब से बुरा होने लग गया आपसे मालूम है? जब अकाल पड़ा था, 72 का अकाल पड़ा था, उस वक्त तक गांव में बैंक खुलती थी या कस्बे में बैंक खुलती थी, तो बैंक का मैनेजर आता था, उस गांव के पटेल के, वह उस गांव के चौधरी के घर आता था और बोलता था, आपका जब माल बिक जाएगा तो आप मुझे डिपॉजिट दे देना। क्योंकि उस वक्त
हमारा जब 1 क्विंटल कपास बिकता था, मैं कपास इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ का स्टैटिस्टिक मुझे पता है, गेहूं की भी वही हाल है, गन्ने का भी वही हाल है, सबका वही हाल है। तो जब 1 क्विंटल कपास बिकता था तो 3.5 तोला सोना हम खरीद सकते थे। उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में 1 क्विंटल कपास के अगेंस्ट में 3.5 तोला हम खरीद सकते थे। और तोला भी कितना होता था? 12 ग्राम का, 10 ग्राम का नहीं। और होते होते 72 तक हम 1 क्विंटल के अगेंस्ट में 1 तोला सोना, वो भी 12 ग्राम का, हम खरीदने लग गए थे। मतलब डिटोरेशन आजादी के बाद किस तरीके से हुआ ये देख लो। और आज की तारीख में 1 क्विंटल कपास बेचो तो 1.5 ग्राम सोना नहीं मिलता। कहां 3.5 तोला सोना और कहां 1.5 ग्राम। और फिर हम चिल्लाते हैं हमारी दुर्दशा हो रही है। अरे क्यों नहीं होगी दुर्दशा? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। 1972 में मैं जानता हूं कि हमारे घर में खेती का अनाज आता था। जितने रिश्तेदार सरकारी नौकरी में थे उनकी बीबी आके माँ को बोलती थी कि भाई ये आप देख लो, हमारे बच्चे वो लाल गुंजी, लाल ज्वार और मक्का की रोटी नहीं खाते, बच्चों के लिए कुछ भी पैसे ले लो, थोड़ा सा अनाज दे दो, ये मांगते थे हमारे पास में 72 में। ये जब उनको पता चल गया कि ये हमारा फूड सिक्योरिटी जब अगर किसानों के हाथ में रहा तो हम हर वक्त भिखारी के तौर पे खड़े रहेंगे। और फिर उन्होंने षड्यंत्र बनना शुरू कर दिया। भूखमरी की वो कगार पर खड़ा है देश और आज हरित क्रांति लानी चाहिए, जिस हरित क्रांति को सारे यूरोप ने नकार दिया। मैंने परसों ही एक साइंटिस्ट को सुना, हैरिसन करके है, उन्होंने बता दिया कि फ्रॉड था, हरित क्रांति ये फ्रॉड था। जिस स्वामीनाथन आयोग की आप बात करते हो, जिन स्वामीनाथन ने 3 आपकी जनरेशन खराब कर दिया, अब उनको जाके अकल आई कि ये स्वामीनाथन जो मैंने काम किया वो गलत था, मैंने पूरा पॉइजनस जमीन कर दिया, मैंने पॉइजनस पानी कर दिया, सब कुछ पॉइजनस कर दिया, मैंने जहरीला कर दिया। ये अब समझ में आया। तो 3 जनरेशन समाप्त होने के बाद समझ में आया अब उनका क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप पे छोड़ता हूं मैं। मगर एक बात ध्यान में रखो कि हम अगर हमारी बात नहीं समझेंगे, हम अगर हमारी आवश्यकता नहीं समझेंगे, तो 72 के बाद 76 में बाजार समिति आई। 72 में हमारे परंपरागत बीज छीने गए। और वो बीज छीन के क्या हुआ? तो उन्होंने हमको हाइब्रिड बीज देना शुरू कर दिया। अब तो बोलना जेनेटिक और कौन से बीज आ गए। तो जो फ्री में हमारे पास पिछले साल का बीज होता था वो समाप्त हो गया, आपके जेब से पैसा निकालना शुरू हो गया। अब वो बीज आए तो उसके साथ में उनका केमिकल खाद आया, अब उसके साथ में उनका पेस्टिसाइड आया, और ये सब आने के बाद उन्होंने मार्केट भी अपने कब्जे में ले लिया। और अब तो आपको मालूम है कि नहीं मालूम पता नहीं है, आप खेत में क्या बोओगे ये अधिकार भी अभी सरकारों के पास में है। आपको लगता है मेरी खेत है मैं कैसे नहीं बोता हूं? नहीं बोते हो। ये एमएसपी का जो गाजर आपके सामने दौड़ाया जाता है उसके कारण मैं जो देखता था कि एक 10 एकड़ का खेत होगा, 5 एकड़ में कुछ बोया है, 2 एकड़ में कुछ बोया है, 1 एकड़ में कुछ बोया है। अब यहाँ से देख लो, नागपुर से जैसे निकलते हैं तो पंजाब तक आप देख लो, एक वक्त में गेहूं बोया रहेगा या एक वक्त में कुछ और धान बोया रहेगा। यही हम बोते हैं, वन साइड फसल हो गई हमारी। और वही फसल हम रिपीटेशन करते, ना जमीन को फुर्सत देते, ना खुद को फुर्सत देते, ना हम सोचते, ना जमीन को सांस लेने देते हैं। और फिर बोलते हैं कि हमारी दुर्दशा हो रही है। ये दुर्दशा कौन रोकेगा? आपके बीज छीन गए, आपका खाद छीन गया, आपका फर्टिलाइजर छीन गया, आपके बारे में मार्केट छीन गया, और आपका बोने का अधिकार भी छीन गया। और मोदी सरकार ने आपका जमीन का अधिकार और उसका लागत मूल्य में समाविष्ट करना ये भी छीन लिया। जिस व्यक्ति की, पढ़े लिखे आदमी की अगर लिखने का, बोलने का और पढ़ने का अधिकार छीन लो तो वो सिवाय गुलाम के कुछ रहता है क्या? आप तो अभी बंधुआ मजदूर हो। सारे किसान इस देश के बंधुआ मजदूर है। वो जैसा चाहते वो आपसे बुआई करते, वो जैसा चाहते उस तरीके से आपकी फसल लूटते हैं, वो जैसा चाहते उस तरीके से आपके बच्चों का दुरुपयोग करते हैं, वो जैसा चाहते वैसे आपको नचाते हैं और आप नाचते रहते हो। ये बात से अगर निकलना है तो हमको खुद को समझना पड़ेगा, हमारी समझ विकसित करनी पड़ेगी। और अगर समझ विकसित नहीं करोगे तो आने वाली 50 पुश्तें भी इससे ज्यादा अधिक खतरनाक तरीके से गुलाम होगी। आपकी जमीनें बुरी तरीके से छीनी जा रही है, छीनी जाएगी, और उसका जो पैसा आपको मिलेगा, जहां भी प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट में पहले कम दाम मिलते थे तो दारू पीना शुरू कर देता था कि मेरी जमीन लूट गई।
आजू बाजू वालों को ज्यादा पैसे मिलते थे तो वो बड़ी गाड़ी लेके उसमें बर्बादी शुरू कर देता था, मगर किसान बर्बाद होके फुटपाथ पर ही आता था। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा होता था, वो जमीन को खरीदने वाला बड़ा होता था, और हम इसके बारे में कभी सोचे नहीं, सोचते भी नहीं, आज भी नहीं सोचते। तो पूरे बर्बादी पे कगार पर खड़ा हुआ समाज अगर आज नहीं सोचेगा तो कल सब कुछ लूट जाएगा, उसके बाद सोच के कोई उपयोग नहीं होगा। मैं 4 लाइन के साथ समाप्त करता हूं कि मैं इसमें हौसला रखता हूं। मैं जो विष मुक्त अन्न बोलता हूं वो फूड कंट्रोल अब मेरे हाथ में होगा। मैं पैदा करूंगा कि ये पॉइजनस नहीं है, ये इस क्वालिटी का अनाज है, ये इस क्वालिटी की दाल है, ये इस क्वालिटी का तेल है, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो जा। ये बोलने की जब तक कुवत मैं पैदा नहीं करूंगा मेरे किसानों में, और ये हमारे किसान नेता नहीं समझेंगे, तो आपको लूट से कोई बचा नहीं सकता, आपको आत्महत्या से कोई बचा नहीं सकता, आपको शोषण से कोई नहीं बचा सकता, कोई अवतार पैदा होके आपको नहीं बचाएगा। और ये चेंज आने वाला है, ये बहुत नजदीक है, क्योंकि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी वही कोरोना से लड़ सकेगा। आज भारत में 1 लाख पेशेंट बढ़े हैं कोरोना के, और सबसे ज्यादा आज मौतें भी हुई है। और उस इसमें हम किसान की बात कर रहे हैं तो हम पॉइजन फ्री फूड की बात करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसके बारे में हम मार्केट पैदा करें, इसके बारे में हम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, खाली बोले कि हम दे सकते हैं आपको, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमारी इम्यूनिटी की बात अगर करोगे तो हर एक व्यक्ति में, जो आदिवासी है जो ये केमिकल वाला नहीं खाता है, उसमें 3.25 लाख बैक्टीरिया होते हैं, और जो ये शहरी फूड खाने लग गए उनकी बैक्टीरियल काउंट आ गई 2 लाख से नीचे। अगर 1 लाख से नीचे अगर बैक्टीरियल काउंट आ गई तो जिंदा आदमी चलते चलते गिरेगा और मर जाएगा, बैक्टीरिया उसको खा लेगा। जैसे मरने के बाद हमारी बॉडी खाती है वो कीड़े और वो बैक्टीरिया और फंगस, उसी तरीके से जिंदा आदमी को खाना शुरू करेंगे अगर हमारी बैक्टीरियल काउंट हमने कायम नहीं रखे। और ये बैक्टीरियल काउंट अगर हमको कायम रखना है तो हमें पॉइजन फ्री फूड पर केंद्रित होना पड़ेगा। कृषि का अर्थशास्त्र उसी से बदल सकता है कि हमारा उपज हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे उपज की डिमांड हमको पैदा करना पड़ेगा, और हम वही पैदा करेंगे जो बिक सकता है, जो पक सकता है, उसको पैदा नहीं करेंगे। 4 लाइन के साथ समाप्त करता हूं जो मुझे हौसला देती है। कवि दिनकर की लाइन है कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय बलिराजा, जय किसान।